अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना इलियास। ब्रेकफास्ट विद सज्जाद मीर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं? अस्सलाम, कैसे हैं आप? वंस अगेन वेलकम बैक। हाँ जी, वो परसों आ गया था मैं। मेरी तरफ से तो आ जाए। हाँ, अभी आ तो गया हूँ मैं, कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता इस पे। अच्छा, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अब निकाह इतने दिन लगा के आई हैं, कल इलेक्शन नहीं हो रहे वहाँ? हाँ जी, कल क्या इरादा है आपका? सर फिलहाल किसको वोट तो देना है? अभी वोट तो मैं आई एम नॉट अ नेशनल, आई कैन नॉट वोट फॉर दैम, बट ये है कि देखें क्या होता है। अनप्रेडिक्टेबल सर, अनप्रेडिक्टेबल है बिकॉज एज टू एज चीजें चल रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो रीसेंट पोल्स हैं। जी, पहला जो हमारा सेगमेंट है उसे शामिल करते हैं, जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब, हेडलाइंस बताएं। सबसे बड़ी खबर जो इन दिनों की है, आज तो पनामा लीक्स का दोबारा हेयरिंग शुरू हो रही है जी, और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि नवाज शरीफ के जो बच्चे हैं उनके आज असासों के जो भी मुकदमे की उनका केस है वो पेश किया जाएगा। नवाज शरीफ का जवाब तो पहले दिन आ गया था और गालिबन कैप्टन सफदर का जवाब भी तैयार हो चुका है और वो प्रेस को एक तरह का लीक भी हो चुका है। लीक होने का मतलब ये है कि वकील जारी कर सकते हैं कि हम कल ये जवाब दाखिल कर रहे हैं या हमने दाखिल कर दिया है। और आज इस बात की तवक्को है कि हसैन और हसन और मरियम तीनों के जवाब दाखिल किए जाएंगे। इन पांचों जवाब के आने के बाद अंदाजा हो सकेगा कि अदालत उसके बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है और वो क्या कहती है। अब उसमें खुद तहरीक इंसाफ में भी एक नुक्ता नज़र ये पाया जाता है कि अदालतों से कुछ नहीं मिलना। इमरान का लहजा बताता है, वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने दस्तावेज़ात में तब्दीली कर दी है। ये कहना कि दस्तावेज़ात में तब्दीली कर दी, इसका मतलब ये है कि धांधली तो शुरू हो गई है। जैसे धांधली का शोर पड़ता है और वैसे अब उन्होंने कह दिया कि अदालती रिगिंग हो गई है, पहले ही हो गई है। अदालतें क्या फैसला करेंगी? अदालती फैसले के बाद तो आप नहीं कह सकते ना कि अदालत ने फैसला गलत किया है। वो कहते हैं कोई तरीका होता है उसका कहने का, लेकिन उसके बारे में अगर पहले ही कह दिया जाए कि ये जो नवाज शरीफ है इसने दस्तावेज़ात तब्दील कर दी हैं, यहाँ से भी कर दी हैं, लंदन से भी करा दी हैं, उधर से भी करा दी हैं, इधर से भी करा दी हैं, इसका मतलब है कि आपको शक है, खदशात है। लेकिन पार्टी के अंदर के ज़राए की मीटिंग की जिसकी खबर आज अखबारात में है, ये बताते हैं कि फैसला PTI ने यह कहा, गालिबन इमरान का भी इस पर असरार है कि इस मुकदमे को संजीदगी से लड़ा जाए। ये नहीं कि इजी लिया जाए, फैसला हमारे खिलाफ आना है। उन्होंने कहा जी आप इतने इल्ज़ाम लगाते हैं, हामिद खान साहब से पूछा किसका सबूत तो देना भाई, इतने पब्लिकली इल्ज़ाम लगाते रहे, कितना कुछ हुआ। उन्होंने कहा जी ये तो आपने इन्वेस्टिगेट करना है, यानी इल्ज़ाम लगाना हमारा काम, इन्वेस्टिगेट करना आपका काम। वैसे कहते हैं कि ये पनामा लीक्स ये नहीं है कि उन पर इल्ज़ाम लगाए गए, बल्कि साबित हो चुका है वो करप्ट है। वो आपका नैरेटिव ये है, और जब अदालत में जाते हैं तो कहते हैं साहब साबित तो आपको करना है, इसके लिए आप क्या करें, वो करें, ये करें, वगैरह वगैरह। और इस बात का इम्कान है कि उन्होंने कहा जी कि अदालत ने कहा कि जो हम कमीशन बना रहे हैं कि आपको कबूल। उन्होंने कहा TR, उन्होंने कहा TR जो है वो तो हमारे तो ये है जो हमने अपोजिशन को दिए थे। दूसरे ने कहा जी नहीं, हमारे तो वो उन हुकूमत ने जवाब देना है, उनके अपने हैं। अदालत ने कहा हम अपने तय करेंगे। देखें, अदालत को आपके कंसेंसस अगर हो जाए, कानूनी माहिरीन यही कहते हैं अगर कातिल और मकतूल में कंसेंसस हो जाए, वो दोनों इस बात पे एग्री कर लें कि मुकदमा इस पैराडाइम के अंदर रह के चलाया जाएगा, तो वो कानून के मुताबिक कोई कंसेंसस कानून नहीं होता, बल्कि जो अदालत फैसला करती है वो होता है। अब उसमें यह भी आना शुरू हो गया कि क्या अदालत कोई जुडिशल कमीशन बना सकती है कि नहीं बना सकती, या क्या कर सकती है कि नहीं कर सकती। माफ कीजिएगा, हम मौसम की तब्दीली की बात कर रहे थे, काफी हुआ आजकल। अच्छा, अदालत को ये सारी बातें सोचती है, लेकिन अदालत के पास रास्ता को नहीं छोड़ा आपने। अदालत फैसला करेगी, कमीशन बनेगा, कमीशन के इख्तियारात क्या होंगे, कमीशन किन किन चीजों पर तहकीकात करेगा ताकि इंसाफ के तकाजे भी पूरे हों और कानून के मुताबिक भी रहा जा सके। इसका मतलब है कि आज का दिन इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाजमी नहीं कि आज अदालत किसी नतीजे पर पहुंच सके और आखिरी हतमी कोई फैसला कर सके। हो सकता है कि कल की भी हियरिंग हो, एक आध दिन के अंदर कोई हतमी फैसला हो, या ये हो सकता है कि वो फैसला महफूज रख ले और एक आध दिन के बाद अपनी सोच विचार के बाद तय करें कि हमने कैसे इसको करना है। ये तो अदालत का है। वहां एक नाअहली का मुकदमा भी है जो 2 रुकनी बेंच के सामने लगा हुआ है, उसकी भी शायद हेयरिंग होनी है, आज ही होनी है। तो सारी जोर जो है अब अदालतों पर है और तवक्कुआत भी है। अब हमारे जिसको नवाज शरीफ ने रावलपिंडी का तोता कहा है, उसने फिर फाल निकाल दिया कि दिसंबर में ये नाअहल हो जाएगा। अच्छा, यानी मतलब कहने का ये था कि पहले नवंबर में कुछ होने वाला था। नवंबर में होने का मतलब ये था कि नवंबर में जनरल रहील शरीफ के जाने का आखिरी महीना है, तो कुछ ना कुछ फौज फैसला कर देगी।
अब दिसंबर में होने का मतलब ये, कहने का मतलब ये है कि फौज ने कुछ नहीं करना, रहील शरीफ बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ रिटायर होंगे और फौज को इंटरवीन नहीं करेगी, लेकिन अगले महीने दिसंबर में अहमद ज़हीर जिलाली जाने से पहले दिसंबर के आखिर तक, या 26 या कौन सी दिसंबर है, जाने से पहले कोई ना कोई फैसला कर देंगे और नवाज शरीफ नाअहल हो जाएगा। अब सारी तवक्कुआत उतर डाल दी हैं, यानी कि आप एक बैड इंटेंशन में कहूंगा, आप पहले फौज पर जाहिर करते रहे, अब अदलिया पर जाहिर कर रहे हैं कि बस नाअहल हो जाएंगे। उन्हें कहा अगर ना हुए तो आपकी तो हाथ, उन्हें कहा तो इसी तरह का काम करता रहूंगा। तो भाई ये सियासत नहीं है, मस्खरापन है। यानी कि अगर आप कहते हो कि मैं नजूमी तो नहीं, किस लिहाज तजिया करते आप? तजिया नगार कहां के आप? कल से 66 बरस के हो गए, तो आप ये बात यानी कैसे कहते हैं कि हम ये करते रहेंगे? बहरहाल ये भी ड्रामा बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सियासत को बदनाम कर दें और कहें कि अल्टरनेटिव की तलाश करो। ये उधर एक सूरत हाल और हुई, ये जब 2 नवंबर का मामला फ्लॉप हुआ तो स्क्रीन खाली हो गई। अब स्क्रीन को भरना क्या करें? अच्छा, ये मालकान तो नहीं कर सकते, या हम मीडिया वाले तो नहीं कर सकते बैठ कर स्क्रीन को भरने का एक मुश्तरका एजेंडा तैयार कर लें? लेकिन लगता है कि स्क्रीन तो भर गई है, बिलावल बोल रहे हैं, घंटा घंटा की तकरीर कर रहे हैं। अच्छा, ये समझ नहीं आती कि आप लाख का मजमा लेके बैठ जाए सलाउद्दीन हक साहब, तो इतनी सी आएगी उनका कवरेज, और बिलावल चंद लोगों से खिताब करेगा तो पहले तो बिलावल आता ही नहीं था, बिलावल आना शुरू हो गया। अब अपनी शादी की बात भी कर रहे हैं, मजे मजे से कह रहा है मेरी बहनें फैसला करेंगी। अब एक इसकी बहनें थी इमरान खान की, उन्होंने फैसला करना था, अब बिलावल की भी उसे चचा कहना शुरू कर दिया इमरान को। उसने बजट वक्त इमरान को भी टारगेट पे लिया है और नवाज शरीफ को भी लिया है। ये एक अच्छा एक तरीकाकार है जिस पर स्क्रीन भरी जा सकती है और लोग जो है मसरूफ रह सकते हैं। उसका अगला क्या है? अगला ये है कि वो पंजाब की तरफ आ रहे हैं। रहीम यार खान पहले आए थे, अब सेंट्रल पंजाब पे आ रहे हैं। सुना कायरा को बना रहे हैं यहाँ का वो सदर को, सेक्रेटरी भी चुन लिया जाएगा। अच्छी बात है, कायरा इज ए वेरी एक्टिव पर्सन, बोलते भी हैं, बात भी करते हैं, तजिया भी करते हैं, ओंगी बोंगी भी नहीं मारते। अच्छा, वो एक्टिव होकर फाल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये दूसरी बात। एक्टिव आदमी है, लेकिन क्या सियासतदान उनकी जो खरी खरी पॉलिटिक्स उसके साथ दे सकेंगे? लेकिन सियासत तो एक अलग खेल है जी। पंजाब की सियासत का मॉडल तो ज़हूरलाई मॉडल है। वो किसी ने कहा था कि पख्तूनख्वा की सियासत का मॉडल जो है, खासतौर पर जमात इस्लामी के एक बंदे ने कहा था, वो मौलाना फजल रहमान का मॉडल है। तो वहाँ जमात इस्लामी भी उन्हीं मॉडल पर चलती है। पंजाब का मॉडल ज़हूरलाई का मॉडल है और पंजाब की सियासत भी उन्हीं पर चलती है, उसी मॉडल पर चलती है। कुछ कह लीजिए, लेकिन क्या अब बिलावल यहाँ तब्दीली लाकर, लेकिन वो पंजाब में कुछ काम करना चाहते हैं, एक्टिव होना चाहते हैं। शायद ये भी एक ख्वाहिश हो कि ये जो इमरान से मायूस होकर लोग जो हैं फिर वापस आएंगे या टूटेंगे या फूटेंगे, अगर ये ख्याल हो तो वो वापस आए पीपल्स पार्टी में। पीपल्स पार्टी को ज़्यादा लॉस हुआ है, मुस्लिम लीग को तो इतना नुकसान नहीं हुआ पंजाब में, इस इलाके में जहाँ वो एग्जिस्ट करते हैं। सियासतदान बड़ा सियाना होता है, वो उस पार्टी से जाता है जिसके जीतने के इम्कान नहीं होते, कोई असूली नहीं होती बात ये, और उस पार्टी को नहीं छोड़ता जिसके अभी जीतने के इम्कान मौजूद होते हैं। तो बहरहाल यहाँ ये भी एक सूरत हाल पैदा हो गई। अब एक तीसरी चीज चल पड़ी, एक वो ये है कि वो जिसे अब कुछ लोग अखबार खबर लीक लिख रहे थे, चौधरी निसार ने जिसको डॉन लीक्स कहा था, वो जो सिरल अलमेडा जो है वो चले गए अमेरिकन इलेक्शन कवर करने के लिए गए शायद, और यहाँ इन्होंने कह दिया है कि वो तो भगा दिए गए। और शेख रशीद कहते हैं शायद फौज के भी दान गिर गए कि उन्होंने रोका नहीं से, और सबूत तो भगा दिया गया है। भाई अगर आप में इतनी जरूरत थी तो उस पर उसी वक्त हाथ डाल देते यार। एक मीडिया मैन का तो ये असूल होता है, वो कहते हैं कि साहब आप मुझसे खबर का सोर्स नहीं पूछ सकते, आप मुझे सजा दे लें। अब अगर सजा देते हैं जर्नलिस्ट को, अब सेल मेडा पे बड़े इल्जाम लगते हैं, एक तो उसके क्रिश्चियन होने की वजह से, दूसरे ये कहते हैं उसके फॉरेन लिंक्स थे। कल मैं कहना ये है कि सीआई ने करवाया ये, और करवाया अंदर से है, और अंदर से कहानी इस तरह बनाई जाती है जैसे कि मरियम नवाज ने करा दिया है। और ये कहा जाता है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो कुछ होता है बग होता है, और कहा जाता है बग फैमिली करती है और वो लीक कर देती है, और उनको बचाने के लिए शेख रशीद अपने परवेज रशीद की कुर्बानी दी गई। परवेज रशीद कल सेनेटर भी तो है ना, सेनेट में गए तो उसका तालियां बजा के इस्तकबाल किया अपोजिशन ने भी, और रज़ा रबानी ने जो चेयरमैन है ज़ाहिर अपोजिशन की है, उन्होंने कहा जी जिस तरह फौज की आप कोई मुकदमा किसी फौजी पर कायम होते तो उसको फौज में ट्रायल करते हैं आर्मी एक्ट के तहत, और अगर किसी जज पर हो जाए तो जज ट्रायल करते हैं, तो किसी पार्लियामेंटेरियन को ट्रायल करना है तो आप पार्लियामेंट में करें। उसका हम कमेटी बनाते हैं पार्लियामानी, वो चेक करे कि परवेज सिंह ने क्या गलती की है। शाम को चौंद इंसान ने कहा नहीं परवेज सिंह पर यह इल्जाम तो नहीं है कि उसने लीक किया है,
उसका तो ये इल्जाम है कि वो चूंकि वजीर थे, उनकी जिम्मेदारी थी इसको रोकना, वो रोक नहीं सके, उनके इल्म में आया था, तो इसलिए उनको कर दिया गया। अब इंक्वायरी होनी है, कैसे पकड़ेंगे आप भाई? वे तो वही बता सकते हैं ना जिसके पास खबर आई है, और वो मॉरली पाबंद है कि आपको नहीं बता सकता। उसका एडिटर यहाँ मौजूद है, वो आपको नहीं बताएगा। उसके मालकान यहाँ मौजूद है, वो आपको नहीं बताएंगे। आप कहते हैं सिरिल अल्मेडा को आपने बेच दिया। आप कल सारे सहाफ़ी उसकी हमायत में खड़े हो गए थे, भाई आपने ECL में नाम दिया ना, नहीं आप नहीं डाल सकते, ये खबर आई है। अच्छा, खबर के बारे में भी नैरेटिव जो हो सरकारी या फौजी कुछ कह लिए, वो अजीबो गरीब है कि जी जिस आदमी ने लीक की उसने सिक्योरिटी को ब्रीच किया है, लीक की ब्रीच किया। दूसरी तरफ यह खबर ही गलत है। भाई गलत है तो लीक कहां से हो गई? उसको तो झूठ बोलने का इल्जाम होना चाहिए, खबर गढ़ने का इल्जाम होना चाहिए। लीक होने का इल्जाम कहां से आ गया फिर? और अगर लीक हुई है तो फिर खबर सही है, और खबर सही है तो फिर बातों का जवाब भी दिया जाना चाहिए ना जी। बहुत सी बातें ये है ना, हर बात में कहते हैं कि अवाम को मालूम होना चाहिए, यहां अवाम को ही मालूम होना चाहिए। एक खुफिया इजलास बुलाए ना पार्लियामेंट का, सारे मिल जाए पार्लियामेंटेरियन और कहें आए आके बताएं आपको खबर असल ठीक है गलत है, कोई नहीं करेगा। ये सारे ड्रामे होते रहते हैं जी। अच्छा, यहां ये एक सूरत हाल है। दूसरा आप देखें, अब वो सरहद की हुकूमत परवेज खट्टक साहब, और वो कभी कहते हैं वफाक के खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं, सूबे पंजाब के खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई, अब कह रहे CPAC में मुकदमा कर रहे हैं कि हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे, और पेशावर हाई कोर्ट में कर रहे हैं। असर इकबाल ने कहा यार आप मान तो गए थे, अब फिर क्या अदालत में जाना, चलो जाके देख लो, कानून तुम्हारी इसमें क्या मदद करेगा? यानी जो हकायक है ये, जो हमारे यहाँ जो एक खास कौमी मसाइल पर हम एक बच्चों का जैसा एक पैराडाइम बना के पेश कर देते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, दुरुस्त बात नहीं है। अच्छा हाँ, सबसे अहम खबर तो भूल गया जी, ऑपरेशन शुरू है जिसे कॉम्बिंग ऑपरेशन, मुल्क भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन, जंग ये कहता है। दूसरे अखबार ये कहते हैं कि कराची कलन उन तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, वो कराची पर कंसंट्रेट करता है। कराची में खासी गिरफ्तारियां हुई, सबसे बड़ी गिरफ्तारी तो फैसल रजा आबदी की है जी। और उसकी गिरफ्तारी कोई सियासी बुनियादों पे नहीं है, कत्ल के इल्जाम पर है, घर में असला निकला है। और जो कत्ल भी कौन सा, सेक्टेरियन कत्ल। अच्छा, अब उन्होंने एक शिया आलम को, मिर्जा यूसुफ को पकड़ लिया है, और नागुर चरंगी से कोई अहले सुन्नत के भी कोई ताज हनफी साहब है, उनको भी पकड़ लिया है। तो मतलब यह कि सेक्टेरियन फजाएं जो हैं इस मुल्क में, जिसके डांटे देखो लश्कर जंगवी से मिलते थे, अब इधर से भी निकलना शुरू हो गए। तो क्या मुल्क में क्या हो रहा है साहब? सोचने की बात तो यह है कि अच्छा, अब जमरूद में ऑपरेशन, मस्तून में ऑपरेशन, जंग की खबर में तो यह कि जहां जहां ऑपरेशन हुआ उसको इकट्ठा कर दिया गया। दुनिया की दूसरे अखबारों की खबरों में इस तरह है कि जैसे सिर्फ ऑपरेशन जो है वो हो रहा है। अच्छा हाँ, आज ये भी आया है कि ईमेल केस जो हिलेरी के खिलाफ था अभी, वो गलत साबित हो गया है। सिर्फ नए वक्त की खबर है ये। अच्छा। और वो हिलेरी क्लियर है, अब वो शायद पॉइंट 1-2 दिन में फिर बढ़ जाए। अच्छा, अब वहां एस्टेब्लिशमेंट क्या काम करती है, वहां क्या सूरत हाल पैदा होती है? अब पोल्स तो ये बताते हैं कि शायद हिलेरी को 217 की और उसको 100 पता नहीं 65 की कितने की पक्की हासिल है बर्तरी, जिसका मतलब है कि हिलेरी का पलड़ा खासा भारी है। जो गैर जानबदार रियासतें कहलाती हैं उन पे ज्यादा इन्हिसार है। खासा ये एक इंटरेस्टिंग मुकाबला हो रहा है वहां भी, और वो कल होगा जी, पहला मंगल होता है, और कल से मुराद है कल शाम रात को शुरू होगा। परसों जब हम सुबह आएंगे तो इलेक्शन का वक्त तकरीबन खत्म हो चुका होगा, लेकिन काउंटिंग अभी वक्त लेता है। और आप हमसे पूछने ना बैठ जाइएगा, तो रखिएगा कि हम रिजल्ट बता देंगे क्या होगा क्या नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये बड़ी अहम खबरें हैं जी आज की। और तो कोई ऐसी छोटी मोटी खबर है कि जो हम उम्रे पर जाते हैं ना, सऊदी हुकूमत हर उम्रा करने वाले से 2000 रियाल देती है। अच्छा। वो उन्होंने फीस खत्म कर दी है। तो तेल की पैदावार में कुछ ज़ायरीन का भी हक है, और वो हक उन्हें हासिल होना चाहिए, उनकी हुकूमत को बर्दाश्त करना चाहिए। लाहौर के चीफ, एक खबर मजे की है, वो छूट गई। रेहाम खान ने कहा कि निकाह मेरा 31 अक्टूबर को हुआ था, और ये 8 जनवरी को जो था ये फोटो सेशन था, और 31 अक्टूबर को मुझे तलाक भेज दी थी उसने, साल बाद। हम सोच रहे थे 10 महीने बाद हुई है, तो उन्होंने कहा कि होगी, तो वो एक नया हो गया। अब उलमा से पूछा, उन्होंने कहा फोटो सेशन और निकाह छुपाना ये खुद एक जुर्म है। पर स्कैंडल पर स्कैंडल बन रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। हमारा मुल्क भी जो है दुनिया के दूसरे मुल्कों से अब कम नहीं है, पीछे नहीं रह गया जी। बहर बड़ी ये खबरें यही हैं, और भी होंगी। बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार पर
गुस्ल दिया गया उनकी 777वीं जो है, और उसमें ये हमारे शाह महमूद कुरैशी है, ये वहाँ के सज्जादा नशीन है, शायद मुरीद हुसैन उनके भाई, उनके दरमियान झगड़ा भी हुआ। वैसे सज्जादा नशीन भी ये अजीब है कुछ गद्दियों के, ये उनकी औलाद से तो नहीं है ना। पहली बात है कि सज्जादगी जो है औलाद में, तसव्वुफ में कहाँ आती है, सलूक में कहाँ आती है, ये ऐसे तो होता नहीं है। ये जागीरें साथ होती हैं और उसकी वजह से आ जाती है। और वो ख्वाजा आसम ने लगा दिया ना फिक्रा कि मेरे बाप ने पाकिस्तान, हमारे बड़ों ने पाकिस्तान की वर्कर के तौर पर काम किया है, अंग्रेज के जूते नहीं चाटे, पॉलिश नहीं किए और कब्रों की कमाई नहीं खाते। ये मैं किसी पार्टी की वजह से ये बात नहीं कर रहा कि हमारे जो शयूख थे, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर से दाता साहब के, तो खैर वो उस वक्त तक सिलसिला था ही नहीं कि जिसको हम कहते हैं कि सज्जादगी और बैत और खिलाफत का सिलसिला नहीं था, वो उससे पहले की तसव्वुफ है। बाबा फरीद हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो हम ख्वाजा मीरुद्दीन चिश्ती को कहते हैं कि नायब रसूल फिल हिंद, और उनके बाद बख्तियार कापी बाबा फरीदुद्दीन नायब ये कहते बानिय सिलसिला चिश्तिया के बानिय सानी कहते हैं उन्हें, जिस तरह अकबर को बानिय सानी सल्तनत मुगलिया का कहते हैं। फिर बहादुर ज़िक्रिया उसी ज़माने के रुकन आलम। ये बड़ी गद्दी हैं यार, बड़ी गद्दी हैं, बड़े लोग थे ये, मजाज इनका और था। लेकिन जिस तरह हमने इसको बना दिया ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। और कोई प्रीमिलिटी नहीं है। पीर तो पीर वो होता है जो आपके बातन में झांक के देख सके। बहरहाल वक्फा ले, बहुत बड़ी बात की है। इसी पे हम लेंगे नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक, जो ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनसाइड। जी मीर साहब, आर्टिकल, पहला आर्टिकल जी, वेस्टर्न कल्चर्स रैकिंग इंटायर कॉन्टिनेंट। एंड्रे विट्सक का आर्ट है कि मेरा मैक्सिकन आर्ट, ये नावलिस्ट है जिसका नावल इसने अरोरा के हवाले से ये बात की है। उन्हें क्या है कि यूरोपीय तहजीबी इदारे सुनकर आपके जहन में क्या आता है? हम कहते हैं यूरोपीय कल्चर, यूरोपीय तहजीबी इदारे, यूरोपीय स्टाइल, क्या है, आता क्या है? महंगे कंसर्ट, आर्ट की नुमाइश, बड़े मेयार की जबान के कोर्सेज, अच्छे तालिब इल्मों के लिए स्कॉलरशिप्स, ये सारा कुछ आता है। उन्होंने कहा ये थर्ड वर्ल्ड में लोगों को खरीदने के, ये आप जिनको आप तहजीब के मंदिर समझते हैं, टेम्पल ऑफ सिविलाइजेशन समझती है, ये उजड़े हुए शहर है, बर्बाद शहर है। पहले आप लोगों को धमका कर कत्ल करके, यहाँ उनको प्रेशराइज करके आप बात मनवाया करते थे। अब न्यू कॉलोनियल एज में ये नहीं होता, आप फंडिंग करके उनको करते हैं। हमारा देखे ना इनकलाबी लेफ्ट जितना था 90s के बाद, सर जंग के खात्मे के बाद सारा एनजीओज को प्यारा हो गया। सही। और एनजीओज को सारे फंड बाहर से, यूरोप से जाते हैं। अच्छा, थर्ड वर्ल्ड को बताया गया है वहां के कैपिटलिस्ट माशरे ने कि भाई हुकूमतों को तो हम ताकत के जोर पर संभाल लेंगे, ये जो हमारा फौज बैठी इतनी बड़ी ये संभाल लेगी, लेकिन वहां के लोगों को जरा काबू करो और पैसे वैसे दो। जिस तरह ट्रेड यूनियन की तहरीक ने जो थे यूरोप से कम्युनिज्म का खतरा खत्म कर दिया था, इस तरह एनजीओज को थर्ड वर्ल्ड में इस तरह फैलाओ और पैसे के नशे में इस तरह डालो कि वो लोग उसमें मस्त होकर किसी इनकलाब को भूल जाए। उन्होंने वही कहा कि इंडोनेशिया बेस करके इसने नावल लिखा था, और वहाँ के जो जर्मन इदारे का हेड है, नाम भी लिखा हुआ उसका, वो ख्वातीन फराहम करना, जिनसी तलज़्ज़ुज़, ये वो पैसे, अच्छी लाइफस्टाइल, ज़िंदगियाँ, ये दानश्वरों को पकड़ते हैं और उनको इस तरफ लेके जाते हैं। वो जो उनकी हीरो है उसका वेनेज़ुएला का वो पेंटर है, आर्टिस्ट है, कैसे कैसे उनको ये उन्होंने कहा ये यूरोपीय तहजीबी इंपीरियलिज्म है, साम्राज्य है, तहजीबी साम्राज्य जो करता। कल मैंने अपना नावल था दिखाया सूडान के एक बंदे को जो सारा इस तहजीब के खिलाफ था, तो उससे बड़ा खुश हुआ। उसके बाद झड़के मारे भाग गया। भाग इसलिए गया कि पैसे तो उनको इन्हीं एजेंसियों से मिलते हैं, यही जो एनजीओ वगैरह फंडिंग करती हैं। चुनाचे उसने भाग गया, उसने कहा नावल मगरबी तहजीबी इदारे ही फंडिंग करते हैं जी। तो उन्होंने कहा कि यही मसला है कि जान सकें किस तरह एक सल्तनत चलती है और कितने धोखे के साथ चलती है। दुनिया में ये कुछ हो रहा है, उसी हवाले से हम लोग जो हैं अपना सब कुछ करते हैं जी। एक छोटा सा ये मैं बाद में पढ़ता हूँ। इंडिया में जी मैं इसलिए मैंने ये आर्टिकल छोड़े, इंडिया के हवाले से आज 3 आर्टिकल फाइनेंशियल टाइम्स में। एक है देखिए जी कि वहाँ जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो सर्वे करने आए तो पता चला इतना आलूदगी का खराज होता है
कि जिसकी इंतहा आ रही। उसने कहा था हो सकता है मेरे साथ दबाव डाला जाए, लेकिन वहां तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, 48 घंटे जेल थाने में रहा। क्या इल्जाम कि तुम सैटेलाइट फोन इस्तेमाल कर रहे हो, यानी इस इल्जाम पे गिरफ्तार कर लिया गया जी। और 300 अरब के असासे हैं जो ये कंपनी, जो मैनेजमेंट कंपनी जो देखने आई थी वो इसका जायजा लेती है। उन्होंने कहा जहां केमिकल्स, ये दवासाज अदारे फार्मास्यूटिकल हैं, वहां की नहरों और दरियाओं का पानी आलूदा है, उन्होंने चेक करके देखा है। और जितनी आलूदगी फैला रहे हैं इनको कैसे किया जाए, सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक बनाने वाली दवाओं के करीब जो इलाके हैं वो पोल्यूटेड है। और जेनिक नामों के साथ इंडिया बहुत पैसा कमाता है और बेचता है, और उसी को देख, अब देखा नहीं हमारा यहाँ धुआं जो आ रहा है, आलूदगी जो आ रही है, फसलों को जला देते हैं आसानी के साथ, और वहां के इंजन दिखाए गए हैं कि कितना धुआं उगलते हैं। हमारे यहाँ तो डीजल इंजन नहीं चलता, वो अपने जो मस्त करके फजा को आलूदा करते जाएं, इंडिया के लिए सब जायज है। अब असले की दौर शुरू होगी वहां, बताया जा रहा है कि उनको जहाजों की जरूरत है, एक दूसरा मजमून है, और 10 अरब डॉलर के जो उन्होंने देने, रूसी भी चले आ रहे हैं, फ्रांसीसी भी, स्वीडन की कंपनी साहब भी है, अमेरिका भी चला आ रहा है, वो दे रहा है। वो कहते हैं 36 तैयार है, उन्होंने कहा जी आप टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर करें। अब इंडिया को ये आ गया कि हमारे जहाज तो पुराने हो गए MiG-21, अब उनकी जगह नए जहाज आए तो कैसे आए। वो कहते हैं आप टेक्नोलॉजी भी हमें दो, जैसे कि पाकिस्तान बना रहा है जेट, हमें भी ये बनाने की हो। वो F-16 शायद वहां मुंतकिल कर रहे हैं अमेरिका वाले, कि वहां पुर्जे वर्जे सब चीजें वहीं बनेगी, और वो जिस कंपनी को जो ठेका मिल गया उसके बारे में आ रहे। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि और इनसे इंडिया की जो दफाई सनत है वो भी तेज होगी। अब देखिए हमें तो नई बात सोचनी पड़ेगी ना। उन्होंने जो कोल्ड स्टार्ट रिएक्टर बनाया, हमने जवाब में वो स्मॉल एटम बम बना दिया, छोटे से लेके हमारे फौज को तबाह। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तुम जहाज लोगे ना, शब आफरीदी चिराग आफरीदम है, तो वो वाला किस्सा हो जाएगा। शराब आफरीदम की अजाग आफरीदम वगैरह किस्सा जो है ना वो चलने वाला है। हम फिर इसी हवाले से उनके साथ नबदमा होने वाले हैं जी। आज हामिद मीर का आर्टिकल बहुत मजे का जी, कहता 31 अक्टूबर को मैं बैठा था एयरपोर्ट पे इस्लामाबाद के और किताब पढ़ रहा था, ISI ऑफ पाकिस्तान, कहता पढ़ रहा था। एक मगरबी सफारतकार मेरे पास आया, कहना आप पाकिस्तान वापस आएंगे, क्योंकि उसका मतलब यह था कि 2 नवंबर को जो होने वाला है यहाँ तो तलपट हो जाना है और तुझे पकड़ लेना लोगों ने। उसमें और भी लोगों के वाले पे रहे। एक औरत सेल्फी पे, वो फोन पे बात कर रही है राजदारी के साथ, ये सुन रहे हैं कि भाई यहाँ 2 नवंबर का पता नहीं क्या होना है। ये हामिद मीर भी भाग रहे हैं, बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं ये वो। और मैं तुम्हें बताती हूँ, भी दिखाती हूँ, उसका आके रिक्वेस्ट की कि सेल्फी में आपके साथ बना लूँ। सेल्फी बना के उसको भेज रही है कि ये हो रही है। अच्छा, फिर कोई पूछता है जी कि आप कब आने का इरादा है। एक जर्मन सफारतकार जहाज में बैठ कर उनको पूछता है। किस्सा मुख्तसर ये कि सारे लोग उनको ये बताते हैं, वो कहते हैं नवाज शरीफ तो जो है वो तो कुछ ना कुछ बच जाएगा, चला जाएगा कहीं, आपको जेल में डाल देंगे, आपको कौन छुड़ाएगा। यानी कि ये इस तरह का तासुर है। उसने कहा मैं दुबई जा रहा हूँ, दुबई से मैं लंदन कहाँ जाना है, मैंने वो अवार्ड मिलना है, वो लेना है, उसके अगले दिन 3 तारीख को मैं यहाँ आ जाऊँगा। कोई ऐसा किस्सा नहीं है। लेकिन लोगों को ख्याल था कि हुकूमत बदल रही है, और अब उन्होंने कहा कुछ लोग हैं वो रहील शरीफ को कह रहे हैं कि सियासत में आओ रिटायर होने के बाद। उन्होंने कहा इफ्तिखार चौधरी भी आए थे, वो कम मकबूल नहीं थे। तो भाई खुदा का खौफ करो। और इमरान को भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद करो, और उस पर एक सिलसिले में कुछ और। एक मैं खुर्शीद नदीम का भी आर्टिकल है, लेकिन पहले ज़ाहरुल हक का मज़े का आर्टिकल जो है वो अगर मुझे मिल जाए। आज पिज़्ज़ा के खिलाफ लिखा हुआ है। पिज़्ज़ा नहीं होता ये खाते हैं पिज़्ज़ा हट और फलाना फलाना। अब उसको उन्होंने उसके खिलाफ एक पूरा एक कालम लिख दिया है, और बड़ा मज़े का कालम है। कहाँ है मेरे पास भाई है। अच्छा, उससे ज़बानी भी याद है मुझे। उन्होंने उस पिज़्ज़ा के खिलाफ ये लिखा, कहा धमकी ये भी दी है कभी मैंने बर्गर के खिलाफ लिखना है। और लिखा उन्होंने ये है कि ये आप हमारी रोटी का कोई मुकाबला है। और पहले अंग्रेज़ के वाला दिया कि वो कहीं रात पड़ गई जंगल में, घोड़े में रह के गजटियर भी तैयार करते थे, काम करते थे। DC साहब कहीं रुक गए, किसान की बीवी ने रोटी तंदूर में लगाकर जौ की दी और साग डालकर, तो उन्होंने समझा साग खाना है और जौ की रोटी बड़ी सख्त होती है, प्लेट समझ के वापस कर दी। उन्होंने कहा पिज़्ज़ा क्या, बड़ा पिज़्ज़ा के खिलाफ बोला है। और फ़लाँ पिज़्ज़ा इटली में किस शहर में कैसे बना, मार्गरीटा, और यहाँ जो वो मलका का नाम था ये है वो है। और सफ़ेद रंग झंडे का रंग वो टमाटर डाल के लाल किए, सफ़ेद डाल के ये किया, अलसी के बीज डाल के हरा किया, उनके झंडे का रंग बनाया तो वो पॉपुलर हो गया वगैरह वगैरह। जैसे ये क्रॉसॉन नहीं होता। क्रॉसॉन पता क्या चीज़ है, हमें नहीं पता चलता। क्रॉसॉन जो होता है ये क्रीसेंट से है, जैसे तारा। सलीबी जंगों के दौरान फ्रांस के बेकर्स ने, नान भाइयों ने इसको डिजाइन किया था, गोया हम
हलाल मुसलमानों के हलाल को खा रहे हैं, चांद को खा रहे हैं। तो वो उसके, लेकिन हाँ खैर अब हमने थोड़ी शक्ल बदल दी है, क्रिस्ता की बजाय यूं कर दी है। हम तो खाते रहते हैं, एंजॉय करें, इन तीन बातों से थोड़ा रिएक्शन का शिकार होंगे। लेकिन ये एक मज़ेदार आर्टिकल इस हवाले से था, उन्होंने उसे लिखा। और खुर्शीद नदीम ने आज का अहम तरीन सवाल, बहुत बुनियादी सवाल पर काल लिखती है कि परवेज चीत का जो इस्तकबाल किया गया सेनेट में, कभी पार्लियामानी कमेटी इसका करे, जजों का वो करते हैं, जनरलों का वो करते हैं, तो हमारी पार्लियामेंट करे। उन्हें क्या जी, बात यह है कि हमारे आइन में तय है कि पलड़ा किसका भारी है, पार्लियामेंट का है, लेकिन हर बार बदलता रहता है। हमारे जमहूरियत के खिलाफ आइन में ताकत का मरकज अवाम है, लेकिन उन्होंने कहा कि फौजी आमरों ने इस अजमा को बूटों तले रोक दिया है। मुशर्रफ पर, ज़ियाउल हक पर, इस्लाम के नाम पे वो करप्शन के नाम पर ये ख़त्म की कदा इन्होंने, ना उन्होंने इस्लाम नाफिज किया, ना उन्होंने करप्शन ख़त्म की, कुछ हुआ ऐसा? तो इस पर ये सारे अपने अपने करते रहते हैं। अब और उन्होंने कहा फौज रदरिया दोनों रियासत के स्तून है। उन्होंने कहा लेकिन जवाब में सियासतदानों की कमजोरियां बयान कर दी जाती हैं और मसले को फिर गोल कर दिया जाता है और समझ नहीं आता क्या है जी। अब एक आर्टिकल इस बात पे है, डायर का है, जेफ डायर का, कि अमरीकी अवाम की अक्सरियत बैरून मुल्क फौज कशी के खिलाफ है। 75% लोगों ने कहा है कि आइंदा सदर जो भी आए वो ये फौजें बाहर से वापस मंगवाएं। ये 9/11 के बाद अमेरिका कमज़ोर हुआ है, मजबूत नहीं हुआ। अक्सरियत की राय वहाँ ये है। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि इलेक्शन का क्या रद्द अमल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इस तरह एक छोटा सा आर्टिकल, अगर वक्त है तो मैं चेक कर लूँ, है अभी एक रिएक्शनरी एज हम में रह रहे हैं। ये आर्टिकल मार्क लिला का आर्टिकल है। फ्रांसिस बेकन का कॉल नकल किया है कि जो उम्मीद है ना, उम्मीद, होप, ये एक अच्छा नाश्ता है लेकिन बुरा आशाइया है। यानी कि अगर दिन के आगाज से आपको उम्मीद पैदा करके हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दिन गुजर जाए और आप पूरी उम्मीद हो जाए तो बुरी बात है। उन्हें का मसला ये है कि ये हमारे जितने रेवोल्यूशनरी हैं आजकल, एक गुस्सा, उम्मीद की जगह गुस्से ने ले ली है। फिर रिएक्शनरीज और रेवोल्यूशनरीज, फर्क, रिएक्शनरीज माजी में किस तरह रहते हैं, माजी की ताकत से करना चाहते हैं, लेकिन वो कंजर्वेटिव नहीं है, आइन के तहत नहीं चलना चाहते। वो रद्द अमल के तौर पर वो भी तबाह सब कुछ कर देना चाहते हैं और माजी की अजमत को रिगेन करना चाहते हैं। चाहे इस्लामिस्ट हों, चाहे हिंदुत्व वाले हों, चाहे फलां हों, ये हों, सारे यही करना चाहते हैं। और रिएक्शनरी को रिजत पसंद कहते हैं और उनको इनकलाबी कहते हैं। तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें जो है ना ज़रा देखनी चाहिए। उनकी ज़रब अशराफिया पर होती है कि सब तबाही अशराफिया ने फैलाई। हालात जैसे हमारे यहाँ भी इस्लाम का नाम लेकर लोग कहते हैं ये एलीट क्लास, इस्लाम का नाम, इनकलाबी भी यही कहते हैं, सभी यही कहते हैं। तो ये सारी जो कहानियाँ चलती हैं उनके अपने अपने पैराडाइम होते हैं, अपने अपने नक्शे होते हैं, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको सुना दिया जी। अब एक और भी है, जूलियन अससांज ने कहा है जी, ट्रंप वोंट बी अलाउड टू विन। तो विकीलीक्स वाले जो है ना, वो कहते हैं नहीं, इसको नहीं जीतने देना। और ये बहुत हथियारों की कंपनियां, गैर मुल्की पैसा देने वाले और सारे जितनी बड़ी कंपनियां ये हिलेरी को सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए इसको जीतने नहीं दिया जाएगा। ये गोया उन्होंने अंदाज़ा लगाया है, कोई अपनी तरफ से नहीं कहा कि मैं जीतने नहीं दूंगा, वरना वो तो सपोर्ट कर रहा था इसको, शायद ट्रंप को ही, लेकिन उसने यही कहा कि अब जीत मुश्किल है। मेरा ख्याल इसी के साथ वक्फा ले लेते हैं। काफी जी नाज़रीन, फिलहाल वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जो ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आखिरी सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनपुट। और टेलीफोन लाइन पर आज हमारे साथ मौजूद हैं इकराम सहगल साहब, बहुत ही रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। हैंड इट ओवर टू यू मीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम इकराम सहगल साहब। वालेकुम सलाम फील्ड मार्शल साहब। जनाब हुजूर वाला, क्या हाल है कराची का? अब तो पकड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं और सारी फिरका वालाना लगती है। ये फैसल रजा आबदी पकड़े गए, हम इसे सियासी मानों में देखा करते थे, आप चला के वो फिरकावारियत के सिलसिले में भी और कत्ल के मुकदमे में पकड़े गए और बहुत बेशुमार गिरफ्तारियां हुई हैं। शायद पूरे मुल्क में कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है। क्या सिक्योरिटी की सिचुएशन कैसी है? देखिए मेरे साथ बात यह है कि जब से एक विंग खत्म हुआ है, मिलिटेंट विंग इनका MQM का, और काफी पकड़े गए और पकड़ने के बाद अब लास्ट ये बताया जाता है कि लास्ट चंद हफ्तों में इनके बड़े आर्म्स डंप्स पकड़े गए हैं, जहां जहां इन्होंने डंप की। तो ऑब्वियसली ये आर्म्स डंप का पता लगाना, इसके माने अंदर से इन लोग की बातें हुई हैं। तो नेचुरली आपको पता होगा कि फैसल रजा आबदी, इवन दो वो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, उनकी लास्ट पीपल्स पार्टी को जब से उन्हें छोड़ा और वो तो उनकी एफिलिएशन ज्यादातर एमक्यूएम के साथ आ गई, यानी फॉर्मली उन्हें एमक्यूएम को ज्वाइन नहीं किया लेकिन एमक्यूएम के साथ आ गई। और ऑब्वियसली उनकी एक और भी पहलू है, वो है मिलिटेंसी, ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं कि वो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे। नाउ बात ये, दावे तो हम नहीं कह सकते कि अभी रिसेंटली जो सेक्टेरियन किलिंग्स हुई हैं उसमें वो इन्वॉल्व है कि नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये बीच को सेंटर बोलते फ्रंट एंड सेंटर थे तो बहुत सी चीजों में, ठीक है। और इनकी बड़ी दोस्ती थी एक जमाने में, ये जो हमारे होम मिनिस्टर साहब थे उनके साथ, पीपल्स पार्टी के सरकार साहब, ठीक है जी। और ये मुझे लगता है एक अटेम्प्ट था, क्योंकि देखिए जहां पर भी इस्तेमाल हुआ है वो एक ही पिस्टल इस्तेमाल हुआ है, तीनों जगह जहां पर आधे घंटे के अंदर किया उन्होंने एक ही पिस्टल इस्तेमाल किया। तो ऑब्वियसली इनके पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन इन्होंने कोशिश ये किया है कि इग्नाइट करे, सेक्टेरियन ट्रबल इग्नाइट करे। तो इसीलिए आई थिंक जो रिएक्शन आई है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से वो बिल्कुल ठीक है कि इमीडिएटली इसको स्टैंप डाउन करे, इमीडिएटली इनकी वो करे, क्योंकि अगर ये आउट ऑफ अगर चले जाती है, फोर्स मल्टीप्लाई करती है, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, एस्केलेट कर सकती है, और एस्केलेशन के बाद इसकी बहुत भयानक एक सॉर्ट ऑफ वो है। आप जानते हैं यहाँ पर जो है एथनिक और रेशियल और सेक्टेरियन चीजें, ये तो बहुत ज्यादा एक बोलते ना एक गलत रास्ते पर जा सकती है। अच्छा, एक तो जी आप बताएं, बात करें आप। हाँ जी, मैं समझता हूँ कि जी जो रास्ते पे ये चले हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको काफी प्रेशर आएगा, इनकी इन्फ्लुएंस काफी है, क्योंकि आपको पता है जिहादी पार्टी जो की इन्फ्लुएंस होती है, जो भी गवर्नमेंट होता है पावर उनके साथ इन्फ्लुएंस होती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का तो उनके साथ इन्फ्लुएंस होती है, तो इनको रुकना नहीं चाहिए। अभी अगर करना है तो आपने सफाया जब करना है तो ठीक ठाक सफाया करें, और उनको विदाउट एनी एक्सेप्शन, जिस तरह आपने जब आपने एथनिक उसमें खत्म किया, आप इनको भी उस तरह खत्म करें। ठीक बात है, बिल्कुल। अच्छा, आज पनामा लीक्स भी शुरू हो रहा है, उसका केस भी, उसकी हियरिंग भी है, और साथ ही वो एक जिसको आजकल कुछ डॉन लीक्स कहते हैं, उसकी भी जज का तकर्रर होना शायद आज या कल में। क्या अब क्या ये सिरिल अल्मेडा को तो आपने बाहर भेज दिया, लोग बड़े इस पर बात कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए शर्मी साहब, मुझे सबसे हैरानगी बात आती कि वर्डिंग ऑफ द लॉ और द स्पिरिट ऑफ जस्टिस, आपने जस्टिस देना है, ये वर्डिंग ऑफ द लॉ। आप देखें अभी जितनी भी चीजें हैं आई हैं, इनफैक्ट मैं उस दिन हैरान हो गया था कि फर्गसन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जी वो तो बिल्कुल वो शब्बीर जैदी को ले आए उनकी स्टेटमेंट की, भाई ठीक है। देखिए बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि प्रॉपर्टी बाहर है, वो कीमती प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे गए हैं, वो किस मीन से गए हैं। नाउ वो जब वो बच्चे थे वहां पर, वो तो दे वर नॉट अर्निंग मनी, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी पैसे किसी ने भेजा, यहाँ से प्रॉपर्टी पैसे किसी ने भेजे, एक रास्ता हुआ। दूसरी तरफ इसाक डार साहब का एफिडेविट है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन दो लाहौर हाई कोर्ट ने उसको बता दिया, एविडेंस कर दिया, हाँ, लेकिन अगर उसमें कनेक्शन आ जाती है कि भाई वो पैसे उसी उनके स्टेटमेंट के मुताबिक जो थे वो पैसे वही पैसे उस बैंक में गए या उस प्रॉपर्टी के लिए गए, तो ये तो एक पेंडोरास बॉक्स से खुल जाएगा। अच्छा, बात यह है कि ये तो फिर बहुत लोगों के बारे में खुलेगा। इस कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट कल्चर में कोई गुंजाइश है इस तरह की चीजों के साबित होने की कानूनी तौर पर? कानून और इंसाफ दो बातें हम करते हैं, कानूनी तौर पर गुंजाइश लगती है कोई? देखिए उन्होंने बंदोबस्त तो किया होगा अपना सारा। मैं आपको सजाद साहब बताऊंगा एक बात, मैं नाम नहीं लेता, जो 4 बड़े फोरेंसिक फर्म्स हैं यूके में, ठीक है, 4 हैं सबसे बड़े, उनके पास लोग गए हैं और उनको पैसे दिए रिटेनर चारों को, ठीक है। अब वो किसी का केस ले ही नहीं सकते, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। आप समझिए मेरी बात। तो उनको तो बंद कर दिया गया ना, उनकी कैपेबिलिटीज बंद कर दी गई भाई, उनकी बोलते ना मुंह बंद कर दिया गया भाई, उनको रिटेनर देंगे, वो भी खुश हैं, वो तो फीस अर्न कर रहे हैं, वो इधर से करे या उधर से करे, वो तो उनकी तो कोई उसमें जस्टिस में तो उनकी वो तो दोनों साइड के लिए काम कर सकते हैं। बात ये है मेरे साहब, इसके अंदर आपको जो एविडेंस ऑन फैक्ट है ना, ये आप पर नहीं जाना पड़ेगा।
ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक डिफाइनिंग मोमेंट है और हमारे जुडिशरी के लिए बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है। जुडिशरी ने देखा होगा कि प्राइमा फेसी ये लॉ अगर टूटा है, अगर वर्डिंग पर जाएंगे जिस तरह क्विबल कर रहे हैं जुरिस्डिक्शन के बारे और फलाने के बारे और ये सब छोड़ दो, इसके साथ ही प्रेसिडेंट है, लेकिन आपने जाना है, देखना है कि भाई पैसे यहाँ से गए और दूसरी बात अगर हुए तो इनकम टैक्स में डिस्क्लोज हुए कि नहीं, और इनकम टैक्स छोड़े अगर जब एसेट्स डिक्लेयर किए आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वहां पर आपने डिक्लेयर किए, तो बहुत सी बातें आती हैं जो आप इस जंगल से बड़ा मुश्किल है निकलना अगर किसी तरह कोई, लेकिन अगर वर्डिंग ऑफ लॉ पर आ जाए तो मैं एग्री करता हूँ आसफा जहांगीर के साथ, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तो ये होगा कि जो चोर होंगे वो पैसे कमाते जाएंगे और वो अच्छे अच्छे लॉज लेते जाएंगे, वो लॉ को कंट्रोल करेंगे, जस्टिस को कंट्रोल करेंगे और आपको यहाँ पर कभी जस्टिस नहीं मिलेगा। अच्छा, ये दूसरा जो किस्सा है ये डॉन लीक्स वाला, ये जो खबर लीक हुई थी सेल अल्मेडा वाली, इसके बारे में क्या? मीर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें मुझे बड़ी एक हैरानगी वाली बात थी। एक प्रेस नोट निकला प्राइम मिनिस्टर साहब के, पहले तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको डिनाई किया कि उन्होंने वो गलत स्टोरी थी और एस्टैब्लिश हो गया कि गलत स्टोरी है, ठीक है, इसके माने फैब्रिकेशन था, एक तो एस्टैब्लिश हो गया ना जी, ठीक है। दूसरी दूसरी बात ये हुई कि डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी पर परवेज रशीद साहब को निकाल दिया, ठीक है जी, उनको बताए थे ना। डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी क्यों उन्हें रोका नहीं, ठीक है, चले आपने रोका नहीं, लेकिन एक फैब्रिकेटेड स्टोरी जो पता होना चाहिए था परवेज रशीद साहब को कि फैब्रिकेट हुई है, ठीक है, क्योंकि नेचुरली वो तो अपने सोच से चेक करेंगे और कहां से एमिनेट हुई, ठीक है। अब आप जाके थोड़े अखबार देख ले, उनमें आप आर्टिकल देख ले, वो जिन्होंने नाम जिनके नीचे आते हैं उन लोगों ने लिखा आर्टिकल, ये आर्टिकल लिख के जो होते ना लिखा तो प्रेजेंट किया गया, उसके अंदर पूरी कभी किसी चार्ट अकाउंटेंट को ले आते हैं, कभी वर्ल्ड ऑडिटर को ले आते हैं, कभी किसी को कुछ करते हैं, ठीक है जी। देखिए ये फैब्रिकेशन जो होती है ना, ये अब पार्ट एंड पार्सल ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर है, साई वॉर की हिस्सा है। जब आप 30 आदमी को रखते हैं, 35 आदमी को रखते हैं कि आप एक जगह पे रखते हैं और बोले आप लिखें और ट्वीट करें और सोशल मीडिया करें, तो किस लिए करते हैं? मैं मीर साहब आपको एक बात बताता हूँ, अगर सरल लिमिडा छोड़े, सरल लिमिडा तो सिंपल पॉन था, अभी भी उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, आज भी उसने स्टोरी लिखी है कि जी व्यापार छोड़ दें उसको, ठीक है, वो तो लिखता रहेगा, उसकी तो फ्यूचर ये है कि उसको अमेरिकन सिटीजन मिल जाए या ब्रिटिश से उसको एक मौका मिल गया, इंशाल्लाह वो चला जाएगा, जैसे खानाकानी साहब गए थे वो भी चला जाएगा। लेकिन बात ये है कि मैं बताता हूँ इस फौज के बारे में अफसोस से कहना पड़ता हूँ कि ये अगर ये इस पर कुछ नहीं करेंगे तो 2000 सैरल लिमिडा इनको मिलेंगे हर कोने के ऊपर, ठीक है, हर न्यूज़पेपर शुरू हो जाएगा इसके ऊपर इस तरह का ब्लैकमेल करना, और मैं बताता हूँ फिर बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस स्टोरी के आने से हमारी सिक्योरिटी का बड़ा प्रॉब्लम पैदा हुआ, जो इंडिया का वर्जन था, जो अमेरिका का था, इसलिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके ताल्लुक ज़्यादा हो सकता है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारों से हों वगैरह वगैरह, लोग बहुत सी बातें कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सी स्टोरियां ऐसी भी लीक हुई हैं जो सियासी सिस्टम के खिलाफ जाती हैं और वो भी होती रही हैं। देखिए मीर साहब, ये बिल्कुल ये जो सियासत की जो है ना कि हर वक्त ये शुरू होता है कि जी डेमोक्रेसी ये बिल्कुल छोड़ दे, अगर डेमोक्रेसी डाउट में होता तो अभी तक फौज टेक ओवर करके बैठा होता, काफी उनके पास सिक्योरिटी लीक्स ले ले, पनामा लीक्स ले ले, बाकी चीजें ले ले, यहाँ पर काफी चीजें हुई हैं। और लेट मी टेल यू, जरदारी साहब के जमाने में तो बहुत सारा चीज हुए थे, मेमो गेट ले ले बार बार, लेकिन बात ये सिंपल बात ये है कि इनको ये बात क्लियर होनी चाहिए, फौज बड़ी क्लियर है अपने उस पर कि दे विल नॉट डिविएट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, बट एट द सेम टाइम हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम सच लीक्स? आप सुओ मोटो ले लेते हैं, अतिका ओडो के 2 बॉटल ऑफ जो भी विस्की या ब्रांडी और जो भी था वोडका, वो उसकी वजह तो आप सुओ मोटो केस ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है जी। हाँ, आप समझे कि फौज भी अतिका ओडो है, ठीक है ना जी, और फौज के साथ अतिका ओडो है तो आप क्या करें? उसको बेचारे उसको तो आपने सुओ मोटो ले लिया, तो उसकी जगह आप फौज को किससे बचाएंगे? फौज जाके पिटिशन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को, किसी देखे हमारे खिलाफ ये बातें हुई हैं फलाना फलाना फलाना, ये किसका काम है? उसी गवर्नमेंट का काम है जो लीक कर रही है,
खुदा के वास्ते। अच्छा, अब ये सहगल साहब, ये एक बड़ा अजीब लतीफा है कि फौज कहती है हमारे खिलाफ हो रहा है, सियासतदान कहते हैं हमारे खिलाफ हो रहा है, अब अदलिया भी शुरू हो गई कि हमारे खिलाफ हो रहा है, हमारी भी इज्जत का सवाल करें। और अब ये सेनेट में ये आ गया कि भाई जजों का एहतसाब जज करते हैं, फौज का जर्नैल करते हैं या फौजी करते हैं, और एक पार्लियामेंटेरियन का एहतसाब जो है वो पार्लियामेंट की कमेटी को करना चाहिए। ये क्या करेंगे जी? मीडिया कहता है हमारा एहतसाब मीडिया करे। देखिए, बड़ा जरूरी है कि मैं समझता हूं कि ये एक मौका आ गया पता करने के लिए कि कोई छोटे मामले पर एक मौका आ गया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी की वजह से, कि पता चले कि फैब्रिकेट क्यों किया गया था। वो चीज फैब्रिकेट किया था जो मोदी साहब जगह जगह पे बोल रहे थे। जगह जगह पे मोदी साहब जाके ओबामा साहब को, मर्कल को, प्रेसिडेंट जीपिंग को, आप नाम ले लें, पुतिन को, जिधर गए मोदी साहब ने उधर जाके यही बोला कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं जी, ये इनको नहीं करने देते और फलाना फलाना उनको प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया के खिलाफ। ठीक है, आपने जब वही बात अपने कर दी और फैब्रिकेट की और वो इमिनेट हुआ प्राइम हाउस में, आप बैठे हैं आराम से। जी मैं फौज को बोलता हूँ काफी हो गया, आप भी थोड़ा जागें। ठीक है जी, और मैं इसलिए बोलता हूँ जागें क्योंकि ये जब आप नहीं जागते फिर आपको नुकसान होगा, और अभी भी नुकसान हो रहा है और आपको ज्यादा नुकसान होगा। ठीक बात है जी, यहाँ हर एक को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, अदलिया को भी, फौज को भी, सियासतदानों को भी और मीडिया को भी। मैं मीडिया को भी कहूंगा कि वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा करे। बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब आपका। बात तो दिल तो चाहता था कि ये बात होती रहे, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जी। वंस इकराम सहगल साहब और अमीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अमीर साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।